मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की एंड टुडेज टॉपिक इज स्टाफिंग। तो हम आज के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और चैप्टर इज स्टाफिंग। तो स्टार्ट करते हैं चलो इस वीडियो को। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टाफिंग होता क्या है? सबसे पहले स्टाफिंग का मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। स्टाफिंग का मतलब जब हम एम्प्लॉयज़ रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको सही पोजीशन पे रखना, सही जॉब के लिए और सही समय पर, दैट इज़ व्हाट इज स्टाफिंग इज ऑल अबाउट। यानी सही पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब होनी चाहिए उसके लिए और सही समय पर रखना है। ये तीनों कंप्राइज करते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं स्टाफिंग। सो इट मीन्स placing the right person on the right job and at the right time. Okay, what do you mean by staffing now? Staffing is an important managerial function. एक important management का function है ये. It is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory workforce. इसके अंदर क्या क्या include किया जाता है? इसके अंदर हम staff को obtain करते हैं यानी प्रोक्योर करते हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं यानी ऑप्टिमम मैनर में उनका यूटिलाइजेशन करते हैं और मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब स्टाफिंग फंक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं वो हैं मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस भी की जाती है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है, इसमें सिलेक्शन किया जाता है, प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग की जाती है। ये सभी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स केवल उसी समय अचीव किया जा सकते हैं जब सही पोजीशन पर सही पर्सन को प्लेस किया गया हो। यानी स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी बिजनेस में, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करते हैं दैट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की क्या नीड है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उसके क्या बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, इट हेल्प्स टू ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सोनल। यानी इसकी हेल्प से हम कॉम्पिटेंट पर्सोनल को अपॉइंट कर पाते हैं। स्टाफिंग हमें हेल्प करती है कि हम डिस्कवर कर पाएं टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ को, जिससे कि वो अपने काम को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कर पाएं और उसमें कॉम्पिटेंसी भी हो काम को करने के लिए। Second point is growth of the enterprise. Staffing also ensures that higher productivity, यानी ये higher productivity में भी help करती है, which leads to growth of the enterprise, जिसकी वजह से business की growth होती है। और बिजनेस की ग्रोथ होने में कौन कौन सा पार्ट प्ले करता है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टाफिंग ये इंश्योर करती है कि ट्रेनिंग के थ्रू पर्सोनल्स को इक्विप किया जाए, उनमें स्किल्स लाई जाए, जिसका कहीं ना कहीं असर बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है और इंटरप्राइज ग्रोथ करती है। एंड थर्ड पॉइंट इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट करते हैं राइट पर्सन का राइट जॉब में। और ये किस तरीके से किया जाता है? थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हमें हेल्प करती है, जो कि स्टाफिंग के एक एलिमेंट्स हैं किस काम में, कि हम सही पर्सन को सही जॉब पर प्लेस कर पाए। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब थ्रू प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, यानी मैन पावर प्लानिंग हो और एक जॉब एनालिसिस हो जो हमें हेल्प करती है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइज करें और बिजनेस में किसी भी समय पर ओवर स्टाफिंग ना हो जाए या अंडर स्टाफिंग ना हो। यानी या तो ज्यादा लोग ना हो जाए काम करने वाले और ना ही कम हो, और साथ साथ उनका यूटिलाइजेशन भी बिल्कुल अच्छे मैनर में किया जा सके, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ना हो उनका। ये सब इंश्योर किसमें किया जाता है? स्टाफिंग की हेल्प से होता है। Our fifth point is it also improves job satisfaction and morale of the employees. यानी through training, promotion and compensation ये सभी activities help करती हैं किसको? एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में, जिससे उनको लगता है कि उनके काम में उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनका मोराल अप होता है और उसका कहीं ना कहीं असर बिजनेस इंटरप्राइज में पड़ता है और बिजनेस अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाता है और उनके इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो पाते हैं जो एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहे होते हैं। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो है इट इज द की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये बाकी सभी फंक्शंस के लिए, क्योंकि हर किसी फंक्शन को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत पड़ती है और स्टाफिंग इज द की टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसलिए हम बोल सकते हैं स्टाफिंग इज द की टू एवरी फंक्शन। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहला फीचर क्या है इसका स्टाफिंग का, कि एक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। हमने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में एक फंक्शन क्या आता है, स्टाफिंग। क्योंकि सभी फंक्शंस जो होते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं, स्टाफिंग में। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ह्यूमन बींग्स पे सभी फंक्शन रिलेटेड है, और ह्यूमंस यानी स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कौन सा फंक्शन करता है, स्टाफिंग। ये लिए इसका मतलब क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है स्टाफिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग इज परवेसिवनेस। इसका मतलब स्टाफिंग की जरूरत हर लेवल पर पड़ती है, यानी कि टॉप लेवल पर ही लोग चाहिए, मिडिल लेवल पर नहीं चाहिए। यानी टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, इवन लोअर लेवल पर भी हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है। और इसका मतलब हमें उनकी स्टाफिंग करनी पड़ेगी, यानी राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करना होगा। इसका मतलब ये किस तरह का फंक्शन हो गया, एक परवेसिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूअस। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी हमें स्टाफ की जरूरत हमें हर समय पड़ने वाली है। जब तक स्टाफ, यदि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस एक्सिस्टेंस में रहेगा, हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और स्टाफ को पूरा करने के लिए स्टाफिंग करनी पड़ेगी, यानी एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है। अब फोर्थ फीचर हो गई इसकी स्टाफिंग की, क्या, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज द मेन फीचर और मोटो ऑफ द स्टाफिंग। यानी सही पर्सन को सही जॉब पर प्लेस करना ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया हमारा स्टाफिंग का, क्या, प्लेसमेंट। ओके, हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग अब एक हिस्सा बन गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। स्टाफिंग का मतलब क्या था, पहले क्या होता था कि मैनेजर्स का काम होता था, जितने भी इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती थी बिजनेस के अंदर, वो उस पोजीशन को फिल कर देते थे, जिससे कि सही पर्सन को सही जॉब पर प्लेस किया जा सके, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए। बट अब क्या हो चुका है, अब हमने इसका बाइफर्केशन कर दिया है बेसिकली। अब हम बिजनेस को हम दो मेजर कैटेगरी में बांट देते हैं, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो हायर स्टाफ को, एफिशिएंट स्टाफ को हायर कर पाएं, जिसको वो ज़्यादा पेमेंट कर पाएं, इसलिए वो मैनेजर्स की ड्यूटी लगा देते हैं इस तरह के कामों को पूरा करने के लिए। किस तरह के कामों को पूरा करने के लिए, स्टाफिंग को करने के लिए। यानी अपॉइंटमेंट का काम वो किसके हाथ में दे देते हैं, मैनेजर्स के हाथ में। जबकि हम बात करें बिग ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि वहां पर स्किल्ड स्टाफ की जरूरत पड़ती है और वो कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहते हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन किया जाता है, जिसका नाम रख देते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और उन्हीं के हाथ में ये सारा काम होता है, टू मैनेज ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू स्टाफिंग। यानी यहाँ पर हम सही पर्सन को सही जॉब पर प्लेस कर पाए, उनके अपॉइंटमेंट कर पाए, यानी उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। उसको किस नाम से बुलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं इसके एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी ये कॉन्सेप्ट ये आया कैसे, इमर्ज कैसे हुआ, इसका इमर्जेंस कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपको याद होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हमें लगा कि ट्रेड यूनियन की जो रोल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियन होने की वजह से हमें एक मीडिएटर पर्सन की जरूरत पड़ी, जो हमारी बातों को दूसरों के सामने यानी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख पाए। और उस पर्सन को हम किस नाम से बुलाते थे, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तब तक तो हमारा काम चल रहा था, जब तक यहाँ तक चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक नया सिस्टम आ गया, फैक्ट्री सिस्टम, जहां पर हमने फैक्ट्री को बिल्कुल अलग कर दिया। और फैक्ट्री को अलग करते समय हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी, जो एक ही रूफ के अंडर में बैठ के सारे एक्टिविटीज को प्लान कर रहे थे, काम को कर रहे थे। अब फैक्ट्री के अंदर उन सभी कामों को, उन सभी लोगों को अपॉइंट करना, प्लेस करना, उन सभी कामों को करने के लिए हमें एक और नए ऑफिसर की जरूरत पड़ी, जिसको हम किस नाम से बुलाते थे, पर्सनल ऑफिसर। क्या बोलते थे उसे हम, पर्सनल ऑफिसर। अब पर्सनल ऑफिसर ने सभी उस सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जो फैक्ट्री सिस्टम के अंदर आ रही थी, उसकी वजह से पर्सनल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। अब जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते गए और डायनामिक इन्वायरमेंट होता गया, वैसे वैसे हमारी नीड बढ़ती गई एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करने की जो इस तरह के चैलेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट कर पाए, उन्हें फेस कर पाए। तब हमें इवोल्यूशन आया किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तब उसके बाद से हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल दे दिया। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन रोल क्या होता था कि इंप्लॉइज को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह मानते थे, और उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना और डेवलप करना, और उनके बारे में सारी नॉलेज रखना कि किस पर्सन को कहाँ पे रखना है, कौन सा किस कैलिबर का है, यदि किसी की प्रमोशन करनी है तो उसे किस बेस पर करना है, ये सब बातें रखना, ध्यान रखना किसके अंडर में आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि जो इवोल्यूशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हुआ बेसिकली 3 फेजेस में हुआ। सबसे पहले ट्रेड यूनियन के आने की बाद से लेबर वेलफेयर ऑफिसर आ गया। फिर जब हमने फैक्ट्री सिस्टम अडॉप्ट कर लिया तो हमें पर्सनल मैनेजर की नीड दिख गई। फिर डायनामिक एनवायरनमेंट आने की वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भी जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से इसका 3 फेजेस में इसका इवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम होते क्या हैं बेसिकली, तो इन कामों को भी हम मिले बेसिकली दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। एक जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और सेकेंडली ऑपरेटिव फंक्शन जो उन्हें एग्जीक्यूशन में काम आते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट करना कि कितने लेबर्स की जरूरत है, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, डेवलप करना उनको। थर्ड वन कॉम्पनसेशन करना, उनको फेयर सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस, उन्हें सही सा इन्वायरमेंट देना, मोटिवेशन के मोरल को अप करना और इंटीग्रेशन उनमें तालमेल बना के रखना। ये सभी काम किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और किस कैटेगरी के अंडर में आते हैं, दैट इज ऑपरेटिव फंक्शंस। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस को एक नीचे जो डायग्राम दे रखा है इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। इसको हमें भी आगे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे और डिटेल में। सेकंड जो स्टेप होता है इनका प्रोसेस का, वो होता है स्टाफिंग। और स्टाफिंग के अंदर अपने आप में दो स्टेप्स आते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। जब स्टाफिंग हो जाती है लोगों की, यानी सही पोजीशन पर हमने सही पर्सन को प्लेस कर दिया, तो उसके बाद उनकी थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं, चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और उसी बेसिस पर उनका कॉम्पनसेशन फिक्स होता है। यानी दीज आर सम ऑफ द steps involved in human resource management process. Okay, next is क्या क्या functions एक human resource department को परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्या क्या काम है बेसिकली, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, उन्हें रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, उन्हें जॉब को एनालाइज करना पड़ता है, उन्हें कॉम्पनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स को डेवलप करना होता है, उन्हें ट्रेनिंग के मेथड्स या डेवलपमेंट कर कैसे होनी है एम्प्लॉइज की, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बनानी होती है। लेबर यूनियन को कैसे मेंटेन करके रखना है, उन्हें मैनेज कैसे करना है, उनके साथ रिलेशंस कैसे डेवलप करने हैं, ये काम भी उनके अंडर में ही आता है। किस तरीके से ग्रीवेंसेज और कंप्लेंट्स को हैंडल करें, ये काम भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में ही आता है। और प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स, की वो एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी कैसे दे, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन से तरीके निकालें, ये सब स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, ये पॉलिसी बनाने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में ही आता है। और डिफेंड करना कंपनीज इन लॉ सूट्स, यदि कोई हमारी कंपनी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे कोई केस फाइल करता है, उनके उसके लिए हम कैसे डिफेंड करेंगे, स्ट्रेटेजी को कैसे बनाएंगे, ये काम भी किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस में ही आता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो इसको पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेसिकली यही स्टेप्स होते हैं, बट कई ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी लेने पड़ते हैं, जिसको हमने 3 और स्टेप इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। वो क्या क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड लास्ट वन इज कॉम्पनसेटिंग। अब इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे, वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग। अब ये मैन पावर प्लानिंग होती क्या है, मैन पावर प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिसाइड प्लानिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड एंड देयर क्वालिफिकेशन। इसमें हम ये प्लान करते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, जब हम मैन पावर प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट है क्या, तो इसके लिए हम 2 टेक्निक्स का यूज करते हैं। वो 2 टेक्निक्स क्या होती हैं, सबसे पहली टेक्निक होती है वर्क फोर्स एनालिसिस। इस टेक्निक के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल, कितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट कितने लोग वर्क कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस। और सेकंड टेक्निक होती है वर्क लोड एनालिसिस। इस टेक्निक के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि जो एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए कितने लोगों की, कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है हमें। और इन दोनों टेक्निक्स के बेसिस पर हम ये प्लान करते हैं कि हमारी फाइनली मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। क्या हमने ज्यादा लोगों को तो अपॉइंट नहीं कर रखा, प्लेस तो नहीं कर रखा, कहीं अंडर स्टाफ तो नहीं है, कहीं अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, तो इसका पता हमें इस स्टेप के थ्रू लग जाता है। हमारा जो सेकंड स्टेप होता है स्टाफिंग का, वो होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज हैं, जो हमारी बिजनेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, बेसिकली उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं, जिससे कि वो अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी इस तरह से बोला जाए तो ये क्या हो गया, डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ एम्प्लॉइज। इसको हम एक पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम चाहते हैं कि लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। इस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज भी हैं हमारे पास। रिक्रूटमेंट बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटी जा सकती है, एक इंटरनल सोर्सेज में और दूसरी एक्सटर्नल सोर्सेज में। यानी रिक्रूटमेंट 2 तरीकों से की जा सकती है, अपने इंटरनल सोर्सेज से और अपने कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से, जिसके बारे में
हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हुआ ये, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, यानी हम उन्हें एनकरेज करें कि वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें उन जॉब्स के लिए जिसके लिए हमने जिनके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली है। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या हो गया, पूल ऑफ डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका हो गया। हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। Our next step is selection. अब selection क्या है? Selection is the process of choosing the best person. अब हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या किया, हमारे पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट इकट्ठा हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे पास बड़े सारे लोगों की लिस्ट आ गई। अब सिलेक्शन में क्या करने वाले हैं, अब उस पूल में से, उस पूरे कलेक्शन में से, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज में जो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, उनमें से हम बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। किस बेसिस पर, उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उनकी स्किल्स के बेसिस पर। उसके लिए हम बहुत सारे, हो सकता है कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएं। तो बेसिकली उनमें से शॉर्टिंग करनी है, इसलिए हम इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारे लिए लग रहा है कि जो एम्प्लॉइज हमारे को लग रहा है बेटर हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करते आते हैं, और जो हमें लग रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से या उस पर्टिकुलर जॉब के पॉइंट से सुटेबल नहीं है, उन्हें हम रिजेक्ट करते रहते हैं। और इस तरीके से फेजेस में ये काम आगे कंटिन्यू चलता है और फाइनली हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर पाते हैं। इसलिए हम इस प्रोसेस को एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें हर स्टेप पर, हर फेज पे जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें रिजेक्शन मिलती है और हम फाइनली सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर पाते हैं। और स्टाफिंग के अंदर हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो इसमें प्लेसमेंट सबसे पहले की जाती है। प्लेसमेंट का मतलब होता है जो एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया था उसे अब उसकी पोस्ट पर प्लेस किया जाना। अब उसको जैसे ही प्लेस किया जाता है उसी समय उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब, और उसको बोलते हैं भाई अपनी पोस्ट को जाके ऑक्यूपाई करो, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग होना। क्या बोलते हैं उसे हम, पोस्टिंग करना। और नेक्स्ट फेज जो इसी स्टेप का है वो है ओरिएंटेशन। इस स्टेप के थ्रू जब पोस्टिंग हो जाती है तो सबसे पहला काम उसका ओरिएंटेशन होता है, यानी उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसके अंडर में काफी सारी फैमिलराइजिंग कराई जाती है, जैसे सुपीरियर से उसका कॉन्टैक्ट कराया जाता है, उसके सुपीरियर्स कौन है, उनके अंडर में लोग कौन कौन काम करने वाले हैं, सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे, उसके कलीग्स क्या होंगे, हमारी कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज रेगुलेशंस क्या क्या होंगे, यानी उसको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे कि वो फैमिलियर हो पाए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो उसे हेल्प करेगा फ्यूचर में काम करने में। ओके, हमारा जो फिफ्थ स्टेप होता है स्टाफिंग का दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे ही हमने उसको प्लेस कर दिया उस एम्प्लॉय को, ओरिएंटेशन हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ट्रेनिंग देना उन्हें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली दो फेज में होता है ये भी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मींस गिविंग एक्सपर्टाइज, उसको एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करना। कैसे, उसके लिए उसको ट्रेनिंग कराई जाएगी, एप्टीट्यूड स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड में इन्हांसमेंट की जाएगी, प्रोसेस लिए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, एबिलिटीज डेवलप की जाएंगी, और स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको इंप्रूव किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू उसको इंप्रूव किया जाएगा, जिससे कि वो स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने में इक्विप हो पाए। और ट्रेनिंग दोनों तरह के एम्प्लॉइज की होती है, ध्यान रखना, एक वो जो न्यूली अपॉइंटेड है और एक एग्जिस्टिंग स्टाफ की भी। जो न्यूली अपॉइंटेड है उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पहले, उसके लिए बड़े सारे ट्रेनिंग के मेथड्स हैं जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। और एग्जिस्टिंग स्टाफ जो पहले से ही काम कर रहा है, यदि हमने उसको किसी और पोस्ट पे ट्रांसफर करना है, उसकी पोस्टिंग कहीं और करनी है, या उसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग में वो दोनों चीजें काउंट होती हैं, यानी कि ट्रेनिंग जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉइज है उनकी भी की जाती है और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके लिए भी ट्रेनिंग की जाती है। अब नेक्स्ट जो फेज होता है वो इसका है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। तो कई बार हम डिफरेंशिएट करते हैं कि भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो एक ही बात हुई, ट्रेनिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, जबकि जब हम बात करें डेवलपमेंट की तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग एम्स एट इंक्रीजिंग वन स्किल्स एंड एबिलिटीज। ट्रेनिंग का जो मेन एम होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्किल्स को और उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज करना होता है, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाए, कंप्लीट कर पाए। वेयर एज डेवलपमेंट एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मेन एम क्या होता है, उस इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो फ्यूचर में हायर जॉब्स के लिए भी अपने आप को इक्विप कर पाए, उसका फ्यूचर और बढ़ जाए। इसका मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉइज बट दीज ऑल्सो इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क। इस दोनों कामों से, ट्रेनिंग से और डेवलपमेंट से एम्प्लॉइज को मोटिवेशन तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है स्टाफिंग के प्रोसेस का वो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन। ये एक एम्प्लॉय लोअर पोजीशन पे काम कर रहा था, अब उसकी क्योंकि स्किल अच्छी थी, उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी, जिसकी वजह से हमने उसको लोअर पोजीशन से अब ट्रांसफर कर दिया, प्रमोट करके हायर पोजीशन पे ले आए। उसको अब हायर पोजीशन पे आते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसको फैसिलिटीज बेटर मिलेंगी, उसको बेटर पे मिलेगी। तो बेसिकली प्रमोशन क्या हुआ, प्रमोशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वो मोटिवेट कैसे होगा आगे काम करने के लिए। जनरली जो प्रमोशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ
जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर बेस करके होता है। ये परफॉर्मेंस को जज कौन करता है? मैनेजर्स जज करते हैं, और उस बेसिस पर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम फीडबैक रिपोर्ट बोलते हैं, और वही एक बेस होता है किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोशन देने या ना देने का। तो ये प्रमोशन क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग। अब ये करियर प्लानिंग क्या होती है? करियर प्लानिंग एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, जैसे एक एम्प्लॉय अपने लिए खुद की करियर प्लानिंग कर रहा है कि भाई मैं इस फेज में अपनी इस एज के अंदर इस मेरा ग्रोथ, मेरी जो ऑब्जेक्टिव है इस टारगेट को अचीव करना है, और इस टारगेट को अचीव करने के बाद मेरा नेक्स्ट गोल ये होगा, यानी उसने स्टेप बाय स्टेप अपने कुछ करियर गोल बना रखे हैं। इसी को हम बोलते हैं करियर प्लानिंग। हमारा जो लास्ट स्टेप है स्टाफिंग का, दैट इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब फेयर रेम्यूनरेशन, जो सैलरी या वेजेस या कॉम्पनसेशन हमने देना है अपने एम्प्लॉइज को, उसी को हम कॉम्पनसेशन बोलते हैं। तो ये दो तरीकों से दिया जाता है, एक होता है डायरेक्ट फॉर्म में और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट का मतलब जो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, जैसे कि वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा, ये सभी मॉनेटरी फॉर्म में है, इसलिए इसको डायरेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जबकि दूसरा होता है इनडायरेक्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट पेमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने तीन कैटेगरी में हमने जैसे उसको डिवाइड कर दिया कॉम्पोनेंट को, जैसे पे, इंसेंटिव और बेनिफिट्स। पे में आपको वेजेस और सैलरीज मिलती है बेसिकली, इंसेंटिव में और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं जैसे बोनस, कमीशन, और बेनिफिट्स में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी ये इनडायरेक्ट फॉर्म में हो गया। क्या क्या? जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल, रिक्रिएशनल, रिटायरमेंट स्कीम एक्सेट्रा, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बेनिफिट्स में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो बेसिकली स्टाफिंग के एलिमेंट्स हैं क्या? तो हमने इसको तीन ही पॉइंट्स में, तीन एलिमेंट्स में डिवाइड किया है किसी भी स्टाफिंग के एलिमेंट्स को। वो क्या क्या हुए? सबसे पहले रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, एंड लास्ट वन इज ट्रेनिंग। तो अब हम इन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा? रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या मतलब होता है रिक्रूटमेंट का? मैंने पहले ही बताया था आपको, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, यानी जो फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉइज बनने वाले हैं उनको सर्च करना और उन्हें स्टिमुलेट करना, जिससे कि वो बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। यानी एक पूल ऑफ डाटा कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में करते क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization। इसके लिए हम बहुत सारे मेथड चूज कर सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया? पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठे करने का एक सोर्स। ये इसको हम एक पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें करते क्या हम? स्टिमुलेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, किसको? पीपल्स को, कि वो जॉब के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। इसलिए इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इनके सोर्सेज की। तो हम बात करें सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो हमने इसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज, सेकंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं? इंटरनल सोर्सेज रेफर्स टू द सोर्सेज विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लिए जाते हैं। ऐसे सोर्सेज को हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे यानी खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आपने एम्प्लॉइज को पिक करना है। ऐसा कब होगा? जब आप उन्हें ट्रांसफर्स कर दें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, या उनका प्रमोशन कर दें लोअर डेजिग्नेशन से हायर डेजिग्नेशन पर। तो these are the two sources comes under internal sources। ट्रांसफर कब होगा? जब आप उसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर कर दें, दूसरे पोस्ट पे ट्रांसफर कर दें। और प्रमोशन कब होगा? जब आप उसे लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे ट्रांसफर करते हैं। ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के बेस करके, वो फीडबैक रिपोर्ट के ऊपर बेस करके, उसकी स्किल्स के ऊपर बेस करके हम उसको प्रमोशन देते हैं। तो दीज आर द टू सोर्सेज अंडर इंटरनल सोर्सेज। ट्रांसफर में होता क्या है? देयर इज अ स्लाइट चेंज इन ड्यूटी। जब आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ी बहुत ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, सैलरी चेंज बेसिकली नहीं होती है। एक्सेस एम्प्लॉइज जब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो जाते हैं और एक दूसरे और डिपार्टमेंट में वो कम होता है एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ, तो उस केस में हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर देते हैं एम्प्लॉइज को। इसी को हम ट्रांसफर बोलते हैं। और नॉर्मली ये किस फॉर्म में होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। इसमें जॉब रोटेशन इज पॉसिबल टू लर्न डिफरेंट जॉब्स। इसलिए हम जॉब रोटेशन के थ्रू उन्हें डिफरेंट जॉब्स के बारे में स्किल प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कभी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करना पड़ जाए एम्प्लॉइज को, तो हमें हेल्प मिल जाए। डू नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दी। इससे क्या होने वाला है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने नहीं वाले हैं। यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बढ़ रहे, जहां जितने नंबर पहले थे एम्प्लॉइज के उतने ही अभी भी हैं। तो ये किसकी फीचर्स हो गई? ट्रांसफर की। अब बात करते हैं प्रमोशन की फीचर्स। प्रमोशन में क्या होने वाला है? लोअर डेजिग्नेशन से हायर पोजीशन पे जा रहा है एक आदमी, तो इससे भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो नहीं बढ़ने वाले, बट ये जो शिफ्टिंग होती है ये इस बार वर्टिकल होती है। ध्यान रखना है, लोअर से हायर जा रहे हो आप, इससे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बढ़ता है और उसको क्योंकि हायर डेजिग्नेशन मिल रही है इसलिए ऑब्वियस है कि उसकी सैलरी या वेजेस भी हाइक होगी, उसे इंसेंटिव भी ज्यादा मिलेंगे। अब तो ये किसकी फीचर्स हो गई? प्रमोशन।
अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हमने अभी इंटरनल सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ा ट्रांसफर और प्रमोशन। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला जो एडवांटेज है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का वो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसफर किया या प्रमोशन किया तो उनके माइंड में एक सिक्योरिटी की सेंस आएगी, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें ही कंसिडर किया जाता है। यदि पहले प्रमोशन होती है तो हमसे सबसे पहले हमें कंसिडर किया जाएगा उस प्रमोशन के लिए, इससे उनका मोटिवेशन भी अप होगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारा? लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉइज। इससे जो एम्प्लॉइज की लॉयल्टी होती है किसके लिए? इंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी इंक्रीज होती जाती है। वो और ऑनेस्टी से काम करते हैं बिजनेस के लिए और बिजनेस के वेलफेयर में होके काम करते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है? उनका मोटिवेशन अप होता है और वो अपना पूरा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, फुल अपना 100% आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज जो मिलता है इंटरनल सोर्सेज का वो है इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी बेसिस पर प्रमोशन होने वाला है, इसलिए वो सभी रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसका मतलब एक और एडवांटेज क्या मिला? इकोनॉमिकल हो जाता है, इकोनोमाइजेशन होता है, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज किए जाते हैं। हमारे जो फिफ्थ एडवांटेज है इंटरनल सोर्सेज की वो है क्या? कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब इसमें लेबर टर्नओवर भी बहुत कम हो जाती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक इंडिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एम्प्लॉयमेंट में यदि कोई आया उनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उन्हें कभी भी हायर एंड फायर वाला रूल लगाया नहीं जा सकता और वो बहुत अच्छे से मिल के सोच के बिजनेस में काम करेंगे और अपनी 100% आउटपुट देंगे और बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे, कभी भी बिजनेस को छोड़ने की नहीं सोचेंगे, स्विच करने की नहीं सोचेंगे बिजनेस में जॉब्स को। और सिक्स्थ जो हमारा एडवांटेज है वो है बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यदि उन्हें इस तरीके उस सोर्सेज को ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, इंटरनल सोर्सेज पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस में अपनी आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो सेवेंथ एडवांटेज वो है सरप्लस एंड शॉर्टेज रेक्टिफाइड। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करके कोई भी मैनेजर अपने सरप्लस स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकता है और जहां शॉर्टेज है उसे रेक्टिफाइड कर सकता है, यानी एडजस्टमेंट करना ईजी हो जाता है। यानी ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की इशू यहाँ पर इजीली सॉर्ट आउट हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट जो एडवांटेज वो है अ टूल फॉर ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर मैनेजर। इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि उन्हें इनिशियल स्टेज पर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और हम फ्यूचर के लिए मैनेजर्स पहले से ही रेडी कर लेते हैं। जैसे हमें जब नए मैनेजर यदि हम बाहर से अपॉइंट करेंगे तो उन्हें हमें दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उससे हम बच जाते हैं। यानी एक तरह का टूल हो गया जिससे कि फ्यूचर के मैनेजर आज ही ट्रेंड हो जाएं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करने। अभी तक हमने क्या बात की थी? इंटरनल सोर्सेज हैं क्या और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब इंटरनल सोर्स को यदि हम सेलेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के तो उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, उसकी कमियां क्या हैं, तो उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? प्रिवेंटिंग कैपेबल पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। यदि हमने इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही अपने सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया, इससे जो कैपेबल पर्सन से जो हम बाहर से हायर कर सकते थे वो हमने प्रिवेंट कर दिया, उसे रोक दिया। इसका मतलब हम जो इन्फ्यूजन होता था नया ब्लड का बिजनेस में, उसको हमने बीच में ही प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। ये भी एक बिजनेस के लिए एक ड्रॉबैक हो गया कि ऑलरेडी जो पर्सन आपके पास स्किल्ड पर्सन है या नहीं, आप उन्हीं को हायर कर रहे हो और जो नया ब्लड जो शायद बहुत स्किल्ड हो सकता था उन्हें आपने बिजनेस में आने से रोक दिया, जो कि एक बिजनेस के लिए एक डिसएडवांटेज हुआ। सेकेंड जो डिसएडवांटेज वो है एम्प्लॉइज बिकम लेथर्जिक। मतलब वो लेजी हो जाएंगे, उन्हें पता है कि हम काम करें ना करें, जो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होनी है वो किसके थ्रू होने वाली है? इंटरनल सोर्सेज के थ्रू होने वाली है। यदि उन्हें पहले से ही पता है इंटरनल सोर्सेज को ही फॉलो किया जाएगा, उन्हीं में से सिलेक्शन किया जाएगा, तो उन्हें पता है कि वो काम करें ना करें उन्हें उनका रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो इसका मतलब वो लेथर्जिक होकर काम करेंगे और लेजी रहेंगे काम में करने में और टाइम बाउंड काम नहीं होगा, जो बिजनेस के लिए एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। हमारा जो थर्ड डिसएडवांटेज वो क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड हैंड। जब हम इंटरनल सोर्सेज को ही ऑप्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, हमने उन्हीं में से किसी को प्रमोशन देना है। यानी यदि हमने सोच रखा है इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट करने का, तो जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी हमने उन्हीं को प्रमोशन देंगे। यानी हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो पूल जो है कैंडिडेट्स का वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्वालिफाइड हैंड्स में नॉट बी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जहां पे हम प्रमोशन करना चाह रहे हैं, यदि हमें कोई क्वालिफाइड पर्सन चाहिए और वो यदि वो ना भी अवेलेबल हो तो भी हम प्रमोशन के थ्रू उसको वहां भेजेंगे, जो शायद उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अच्छा ना हो, उसको उस कॉम्पिटेंट भी ना हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो हमें उसको भी हायर करना पड़ेगा, उसको प्रमोशन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ये भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होगा।
और फोर्थ जो डिसएडवांटेज वो है नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का लेवल भी नहीं होगा, उन्हें पता है भाई हम बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो जैसे जैसा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से ही यदि मेरा प्रमोशन आने वाला है भाई, हम तो 5 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है, किसी को 4 ईयर्स का है, तो वो उसी चैनल के थ्रू, उसी हिरार्की में, उसी चेन में उनको प्रमोशन मिलता चला जाएगा। तो उनमें कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं आएगी और अच्छा करने की फीलिंग भी नहीं होगी, इंथ्यूजियाज्म खत्म हो जाएगा, कॉम्पिटिशन फीलिंग खत्म हो जाएगी। अब इसका एक फिफ्थ जो डिसएडवांटेज वो क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट रिक्वायरिंग इनोवेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी पोस्ट में रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की जो इनोवेशन के ऊपर बेस्ड होती है, तो यदि हम वहां पर भी इंटरनल सोर्स को ऑप्ट करेंगे तो उसका मतलब है हमने बहुत गलत काम कर दिया उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्योंकि वो पर्सन उसके लिए इक्विप्ड नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, तो वो फेलियर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर पोस्ट पर उस काम का। इसका मतलब यदि हमें इनोवेशन की जरूरत है तो हमें बेसिकली ऑप्ट किसको करना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्सेज को। इंटरनल सोर्सेज के लिए कहीं भी सुटेबल नहीं है, यदि हम करते हैं तो ये भी बिजनेस के वेलफेयर में अच्छा पॉइंट नहीं है। नंबर 6 जो है वो हमारा जो डिसएडवांटेज वो है फेवरिज्म। तो फेवरिज्म में क्या होता है, यदि हम मान लीजिए इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स की क्या नाम है उसकी फेवरेट हैंड्स में होगा, जो उनको उनके फेवर करते होंगे जिसको मैनेजर्स, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है प्रमोशन के टाइम पर, तो उनको फेवरिज्म इसमें प्रमोशन मिलती है, पार्शियलिटी हो सकती है, बायसनेस हो सकती है कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा इंप्लॉय जो शायद स्किल्ड था उसे प्रमोशन से हटाया जा सकता है, उसकी जगह किसी ऐसे पर्सन को रखा जा सकता है जो किसी मैनेजर के फेवर में होगा या किसी मैनेजर उसको फेवर करता होगा या उसके लिए बाइस्ड होगा, तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा पर्सन सही पोजीशन पे प्लेस करने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज जो हमने आज स्टडी किए। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या बात कर ली, हमने बात की कि स्टाफिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एचआरएम की बात की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका इमर्जेंस कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़ता चला गया, उसके अंदर हमने क्या क्या प्रोसेस हमने पढ़े, फिर हमने स्टाफिंग की बात करी, स्टाफिंग के अंदर हमने पढ़ा कि स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टाफिंग के करने के बाद हमने बात की एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग की, स्टाफिंग की एलिमेंट्स क्या क्या पढ़े थे हमने, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा। अब रिक्रूटमेंट के बाद हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा, रिक्रूटमेंट कैसे होती है और उसके सोर्सेज क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया इंटरनल सोर्सेज को। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम, एक्सटर्नल। आज की डेट में, आज की क्लास में हमने क्या क्या बात कर ली है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो आज की क्लास को मुझे लग रहा है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और इसको बैठ के आप घर पे अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बुक को रेफर करते हुए प्लस इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करते हुए आपने अच्छे से रिवाइज करना है ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा मैं आपको अगले पार्ट के साथ, स्टाफिंग 2। टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।